हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 28 फरवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। इस वर्ष की जो थीम है वो है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। And this day aims to honor scientific achievements like Raman effect and inspire innovation among young minds. So, जो 28 फरवरी है, इस दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और सर सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट है उसको डिस्कवर किया था इसी डेट को 1928 में। So the goal is to promote science and technology, scientific thinking skills through conducting various events like debates, exhibitions, quizzes and seminars. और पहली बार नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया था 1987 में, प्रपोज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस। इसके साथ ही आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है टी हॉर्स रोड, देन हम देखेंगे डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल के बारे में, देन देखेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के बारे में, प्राकृति 2025 के बारे में देखेंगे, एक्सरसाइज सागर कवच देखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया है। फिर हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी के बारे में, देन देखेंगे हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो भारत की है ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, आईएनएस गुलदार ये काफी चर्चा में रहा है इसके बारे में देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे ब्लैक प्लास्टिक के बारे में कि ये क्या होता है और किस तरीके से ये हेल्थ और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड कनेक्ट विच ऑफ दीज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ऐतिहासिक जो टी हॉर्स रोड है वो इनमें से किससे संबंधित है या किसको जोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, सेकंड इंडिया एंड वेस्ट एशिया, थर्ड इंडिया एंड चाइना या फिर इंडिया एंड ईस्ट एशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को। आप देख सकते हैं a historic tea horse road spanned more than 2000 kilometers and connected China to India via Tibet. The tea horse road was crucial commercial pathway for centuries. It does not refer to a single road but a network of branching paths that began in southwest China and ended in the Indian subcontinent. The two main pathways passed through cities like Dali and Lijiang in Yunnan province, reached Lhasa in Tibet before entering the Indian subcontinent, where they branched into present-day India, Nepal and Bangladesh. अभी हाल ही में ये जो हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड है ये काफी चर्चा में रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कनेक्ट करता है इंडिया को चाइना से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। यहाँ पर डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। And second, it is the part of gov.in harmonization of Government of India's digital footprint. And third, the guidelines also cover mobile applications and social media platforms. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है डीबीआईएम से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। So the Ministry of Electronics and Information Technology launched DBIM to unify and standardize government websites under the gov.in Harmonization of Digital Footprint Initiative, improving accessibility and citizen engagement. So DBIM guidelines apply to government websites, mobile applications, and social media platforms, ensuring a consistent user experience across digital touchpoints. जो DBIM टूल किट है ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्म ब्रांडिंग एंड सेंट्रलाइज्ड कंटेंट गवर्नेंस, और इसको पहली बार डिस्कस किया गया जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ नई दिल्ली में, उसमें इसको पहली बार डिस्कस किया गया और ये कहा गया कि इसको पूरे देश में अडॉप्ट किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian state hosted the Global Investors Summit 2025 inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में, आप देख सकते हैं। सो पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated the Global Investors Summit 2025 in Bhopal, Madhya Pradesh, and the two-day GIS 2025 aimed to position Madhya Pradesh as a global investment hub, attracting investors and businesses. So it featured specialized sessions on pharma, transport, MSMEs, tourism, and skill development, along with the international sessions for Global South and Latin America. And the summit provided a platform for policy discussions and investment opportunities to enhance Madhya Pradesh industrial growth. सो आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया भोपाल, मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which decommissioned Indian Navy ship is being converted into India's first underwater museum? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस जलाश्व, आईएनएस गुलदार, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस सिंधु रक्षक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये शिप है आईएनएस गुलदार, आप देख सकते हैं। द इंडियन नेवी हैंडेड ओवर द decommissioned लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार to the Maharashtra Tourism Development Corporation for conversion into an underwater museum. So the project will transform INS Guldar into India's first underwater museum and artificial reef, and a thorough cleaning process will be undertaken to remove pollutants and obtain environmental clearances. So the initiative promotes marine conservation, generates livelihood opportunities, and enhances India's underwater tourism. And the scuttled ship site will also serve as a training ground for Indian Navy divers, fostering collaboration between the Navy and MTDC. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the full form of the Prakriti 2025 International Conference on Carbon Markets? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
कार्बन बाजार पर आधारित जो प्रकृति 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पब्लिक resilience and knowledge resources for India's technological innovations. Second, policy driven renewable action knowledge and research for integrating transformational impact. Third, promoting renewable awareness knowledge and research for India's technological innovations या फिर promoting resilience awareness knowledge and resources for integrating transformational initiatives. तो यहां पर आपसे प्राकृति का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो प्राकृति का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग रेजिलियंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स। आप देख सकते हैं प्राकृति 2025 International Conference on Carbon Markets was inaugurated in New Delhi by Union Minister for Power and Housing and Urban Affairs Sri Manohar Lal. So the event serves as a platform to discuss India's commitment to sustainability and global carbon market developments. And Prakriti stands for promoting resilience, awareness, knowledge, and resources for integrating transformational initiatives. और इस कॉन्फ्रेंस का एम है टू एडवांस डिस्कशंस ऑन इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल एंड लो कार्बन फ्यूचर. So it provides a high-level platform for policymakers, industry leaders, and global experts to discuss carbon market trends and challenges. And the session includes topics on carbon credits, compliance mechanism, and net zero goals. सो जो की पार्टिसिपेंट्स रहे हैं प्राकृति 2025 में उनकी बात करें तो वो उनमें शामिल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वर्ल्ड बैंक, इंडियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड प्राइवेट सेक्टर लीडर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the coastal security exercise Sagar Kavach recently conducted by the Indian Coast Guard? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट या फिर वेस्ट बंगाल कोस्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका आयोजन किया गया वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर। आप देख सकते हैं Exercise Sagar Kavach, a 2-day coastal security drill, concluded along the West Bengal coast, and it was coordinated by the Coast Guard Region Northeast with the State Coastal Security Operations Center as the nerve center. So the exercise validated coastal security SOPs through simulated threats including hijacking, smuggling, IED threats, and attacks on vital assets. So security measures included sea and river patrolling by the Coast Guard, Navy, Police, CISF, BSF, Customs and Forest departments. Fishermen's watch groups were activated as the eyes and ears of security forces to enhance surveillance. सो वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट लाइन है वो है 158 किलोमीटर का and it houses major maritime assets including 3.3 lakh fishermen, 16,000 boats, ports, river jetties, and coastal industries. So, being a maritime border state with a porous coastline, coordination among agencies is crucial for security. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
What kind of disease is spinal muscular atrophy that was recently mentioned in the news? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्पाइनल मैस्कुलर अट्रोफी किस प्रकार की बीमारी है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, फंगल इन्फेक्शन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज। आपको बताना है SMA ये किस प्रकार की बीमारी है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आप देख सकते हैं clinical neuroscientists have treated spinal muscular atrophy in a baby before birth. So SMA is a genetic disorder affecting motor neurons causing progressive muscle weakness, and it has 5 types classified by age of onset and severity. So symptoms include muscle weakness, especially near the body's center, but do not affect involuntary muscles like the heart. And it is caused by SMN1 gene mutations leading to motor neurons loss. And it affects 1 in 10,000 births and is leading genetic cause of infant deaths. So आप ध्यान रखेंगे SMA जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। सो यहाँ पर भारत की जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर इनिशिएटिव इन कार्बन कंप्लायंस मार्केट्स। And second, the Bureau of Energy Efficiency oversees its implementation. And third, the Energy Conservation Act 2022 provides India with a legislative framework to establish a carbon credit trading scheme. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है CCTS से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपके सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं द इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू अनाउंस इमिशंस इंटेंसिटी टारगेट फॉर 9 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बाय February एंड अ की स्टेप टुवर्ड ऑपरेशनलाइजिंग इंडियाज कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। So trading in carbon credits is expected to begin by October 2026. So India has prior experience with the market-based carbon mechanism such as the Perform, Achieve and Trade scheme and renewable energy certificates. Additionally, India has the second largest number of clean development mechanism projects globally. सो जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022 है ये इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू अचीव अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम अंडर सेक्शन 14। सो इसके जो टारगेट सेक्टर्स की हमने बात की उनमें 9 सेक्टर्स शामिल हैं और इनमें इंक्लूडेड हैं आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding World Trade Organization. सो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल अलाउज कंट्रीज टू गिव सिलेक्टिव ट्रेड बेनिफिट्स व्हाइल imposing higher tariffs on others. And second, under national treatment, foreign goods must be treated equally to domestic goods after entering the market. And third, it requires all countries to implement
trade liberalization at the same pace without special provisions। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है डब्ल्यूटीओ की इन नीतियों से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So the most favored nation principle does not allow selective trade benefits. Instead, it ensures that any trade concession granted to one WTO member must be extended to all other members. And some exceptions exist, such as free trade agreements and anti dumping measures, but these are strictly regulated. So the WTO does not require all countries to implement trade liberalization at the same pace, and in reality, developing countries and least developed countries receive special provisions such as longer transition periods and preferential market access. So the Doha Development Agenda specifically recognizes the need for flexibility in trade commitments for developing economies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लैक प्लास्टिक। सो यहाँ पर जो काले प्लास्टिक्स हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज टू मेक एवरीडे आइटम्स लाइक फूड ट्रेज, कंटेनर्स एंड यूटेंसिल्स। And second, it is often made from recycled electronic waste such as computers, TVs and appliances. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है ब्लैक प्लास्टिक से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। A recent study has raised concerns over black plastic, highlighting that it may contain toxic flame retardants and heavy metals which could leach into food at hazardous level. So black plastic is frequently produced from recycled electronic waste such as old computers, TVs and home appliances. So since electronic waste contains hazardous substances, black plastic derived from these materials can retain toxic chemicals like brominated flame retardants, lead and mercury. So इसका health concern ये है that the toxic chemicals in black plastic including BPA and phthalates disrupt the endocrine system leading to reproductive health issues, obesity and diabetes. And heating black plastic can cause toxic substances to leach into food, increasing exposure risk. इसके साथ ही अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो इट इज डिफिकल्ट टू रिसाइकल, ऑफन एंडिंग अप इन लैंडफिल्स और incinerators, releasing dioxins and furans into the air. So health risk to children due to prolonged contact with the toys and household items made from black plastic. So इसका हेल्थ कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है और इन्वायरमेंटली ये काफ़ी इन्वायरमेंट को ये काफ़ी हार्म करता है, इसलिए ये जो ब्लैक प्लास्टिक है ये टर्म अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।